हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ कंपटीशन 2020 पर स्वागत है। मैं विकास कुशवाहा आपके लिए लेकर आया हूँ SMT नंबर 14, यानी कि ऐसे मैंने साइंस मास्टर टेस्ट 13 क्लियर करा दिए हैं। आज साइंस मास्टर टेस्ट नंबर 14 यानी कि 14 नंबर लेकर के आया हूँ। 13 मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। ये टेस्ट किन स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है? जो SSC का एग्ज़ाम देंगे, जो रेलवे का एग्ज़ाम देंगे, जो लेखपाल का एग्ज़ाम देंगे, जो शिक्षक भर्ती का जिसमें साइंस आता है, या पॉलीटेक्निक का एग्ज़ाम दें, उन स्टूडेंटों के लिए टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। चलिए बिना वक्त गंवाए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 41 का आज मैं आपके सामने एनालिसिस लेके आया हूँ। चारों ऑप्शन के डिस्कस करूँगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन ओल्ड पेपर के क्वेश्चन हैं, जो अभी से लेके 20 साल पहले इन्हीं एग्जामों में साइंस के क्वेश्चन आए हैं, वहाँ से इन क्वेश्चनों को लिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर और अगर 1 देख लीजिए, और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन देखना है। अभी जी का मतलब होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की यूनिट है। एक सूत्र होता है, देखो इस तरीके से, F बराबर G M1 M2 बटे में R², M1 M2 बटे में R²। तो इसी में इसका गुणा कर देंगे, FR² हो जाएगा, बटे में M1 M2 आ जाएगा, बराबर G हो जाएगा। F का मतलब न्यूटन हो गया, R का मतलब ऊपर गुणा हो गया मीटर स्क्वायर, और बटे में हो गया किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे में किलोग्राम स्क्वायर। तो इस तरीके से ये यूनिट बन गई। अगर यहाँ पर दोस्त स्मॉल जी होती तो ये एसिलरेशन होता है, गुरुत्वीय त्वरण, तो इसकी इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वो अलग चीज़ होती है। ये होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कई बार लिखित एग्जाम में पूछ लेता है कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या अंतर। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, और ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, जो पृथ्वी पर इसका मान होता है नॉर्मल 9.8 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आवेग, वेग परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। आवेग की इकाई इसमें है भार। आवेग किसकी माप दोस्तों? भार का माप है। अदिश राशि का ए माने नहीं, दिश माने दिशा। ऐसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ दिशा नहीं होती है, वो सारी की सारी दोस्तों अदिश राशियां होती हैं। तो ये ऊर्जा अदिश राशि है, संवेग, त्वरण और बल आघूर्ण, ये तीनों सदिश राशियां हैं। ये तीनों कैसी राशियां दोस्तों? सदिश राशियां हैं। ऊर्जा यहाँ पर अदिश राशि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? सदिश का मतलब होता है सामान्य सेत, दिश माने दिशा। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल लेना चाहूँ कि मैं दिबियापुर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर पूर्व में खड़ा हूँ, तो परिमाण हो गया यानी कि 2 किलोमीटर, और दिशा उसकी क्या होगी? पूर्व दिशा होगी। तो ये कौन सी डिस्टेंस बताएगी? सदिश। जैसे हम कहें दिबियापुर रेलवे स्टेशन से मैं 2 किलोमीटर दूर खड़ा हूँ, तो ये कौन सा हो जाएगा स्टेटमेंट? तो ये आदेश, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर पूरा पश्चिम ना उत्तर पूर्व कोई भी दिशा नहीं बोली है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए, इसमें से कौन सी सदिश राशि है? तो संवेग। कौन सदिश राशि है? संवेग यहाँ पर सदिश राशि है, बाकी की अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा, निम्नलिखित में आदेश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है, लेकिन वह क्या नहीं होता है? मतलब उसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता? आदेश में क्या नहीं होता? दिशा नहीं होती। अभी मैंने बताया था डेफिनेशन ऊपर। अब देखिए यहाँ पर विमी सूत्र पूछा गया, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन का विमी सूत्र डायरेक्ट आप याद रखिए 6 का बी हो जाएगा, m⁻⁻²। किसी भी संख्या पर घात 0 या किसी भी नंबर पर घात 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता, उसको विमाहीन कहते हैं। तो ये फर्जी में लगा हुआ है L0 आपको डराने के लिए, और कभी कभी आपको डायरेक्ट लिखा मिलेगा m⁻²। ये कौन सी राशि का हो जाएगा? पृष्ठ तनाव का ये विमी सूत्र हो जाएगा। ठीक है, और इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। बल यानी कि फोर्स का CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये CGS मात्रक पद्धतियाँ होती हैं दोस्तों 3 पद्धतियाँ। कौन कौन सी होती है? 3 होती हैं। एक होती है FPS पद्धति, देखिए ध्यान सुनिए, से एक क्वेश्चन निकल के आएगा। एक होती है MKS पद्धति, एक होती है CGS पद्धति, और MKS पद्धति का दूसरा नाम होता है SI पद्धति। इसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इसका उल्टा फुल फॉर्म पढ़ा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम, इसी से ये प्रचलित है। तो देखिए F का मतलब हो गया फुट पाउंड सेकेंड,
ये फुट पाउंड सेकंड में इसका मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड, और यहाँ पर होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, और यहाँ पर होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो आपसे दोस्तों सवाल ये बनता है, ऐसी पद्धति, ऐसी मतलब तीनों पद्धतियों में कौन सी यूनिट समान रहती है? सेकेंड, 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 यानी कि FPS का S ये हो गया, MKS का S ये हो गया, CGS का S ये हो गया। तीनों पद्धतियों में दोस्तों सेकेंड यूनिट समान होती है। तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, CGS में मात्रा इसका क्या होता है? 7 नंबर का जो आंसर होने वाला है डायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायन हो जाएगा। CGS में बल का मात्रक दोस्तों डायन होता है, ठीक है। अच्छा, न्यूटन क्या होता है? न्यूटन ये मात्रक मतलब MKS पद्धति में होता है बल का, और केल्विन ताप का मात्रक केल्विन होता है, और ध्वनि की तीव्रता किसमें मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। डेसिबल ध्वनि की एक तरीके की गतिविधि देखी जाती है। एक माइक्रोफोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोफोन किसके बराबर होता है? ये लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻³ mm मिलीमीटर, या फिर 0.001। जितनी पॉइंट होते हैं उतनी 10 लिखी जाती है, ठीक है। तो 0.001। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9, 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है, मतलब 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? दिमाग लगाइए और बताइए। ये 9.8 न्यूटन बोला जाता है। 1 किलोग्राम राशि को 9.8 न्यूटन बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपका रेडीमेड है, इसको डायरेक्ट आप याद रखिए। 1 जूल, अब अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जूल बराबर है, 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल बराबर होता है दोस्तों 10⁻7 अर्ग। अब क्वेश्चन नंबर 11, ऐसा लिखा रहता है 1 HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, यानी कि अश्वशक्ति किसका एकक है? एकक यानी कि यूनिट है, किसकी HP यूनिट होती है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा दोस्तों शक्ति की। शक्ति बराबर होता है P बराबर W/T, वैसे सूत्र होता है शक्ति का, इससे निकाली जाती है बल्ब की शक्ति। जैसे मान लो जलता है वो, कितनी उसकी शक्ति है। तो एक अशक्ति किसका एकक है? तो ये ध्यान रखना। और कार्य की इकाई जूल होती है। कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है। और बल की इकाई 2 होती है, एक तो न्यूटन होता है, एक डायन होता है। CGS में डायन और MKS में न्यूटन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दोस्तों किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिखा हुआ है कि एक बार किसके बराबर होता है? एक बार दोस्तों पास्कल में बताना है, सारे के सारे ऑप्शन पास्कल में है। तो 10⁻+5 पास्कल होता है, माइनस माइनस नहीं है इसमें। 10 ये +5 पास्कल में होता है, 10⁵5 पास्कल। अब यहाँ पर देखो आया एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम को अभिव्यक्त करने की इकाई है। एंगस्ट्राम मतलब किस में अभिव्यक्त करती है? एंगस्ट्राम का जरूरत कहाँ पर पड़ता है? तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्राम में व्यक्त करते हैं। तरंग दैर्घ्य, ना समय को करते हैं, ना द्रव्यमान को, ना बल को। तरंग दैर्घ्य को हमेशा एंगस्ट्राम में व्यक्त किया जाता है। एक एंगस्ट्राम बराबर 10⁻10 मीटर होता है दोस्तों, इस चीज़ को भी याद रखना है आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बहुत ही ज़बरदस्त। 1 HP किसके बराबर होता है? 746 वाट होता है। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं दोस्तों? 746 वाट होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 आया SI इकाई में लेंस की शक्ति इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर। क्या आंसर हो जाएगा? डायोप्टर। SI इकाई में लेंस की शक्ति की क्या इकाई होती है? डायोप्टर। यानी कि जो लेंस होते हैं उसकी क्या इकाई होती है? उसकी इकाई मतलब डायोप्टर होती है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन यहाँ डायोप्टर दिया गया है। हाँ, एक जानकारी आपको देना चाहूँगा, ये हमारा है साइंस मास्टर टेस्ट नंबर 14। अगर आपने ऐसे 13 टेस्ट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में देखिए, उसमें लिखा है साइंस टेस्ट सीरीज। साइंस टेस्ट सीरीज में आप 1 नंबर टेस्ट देखिए, बहुत ही अच्छे से मैंने बहुत सी चीज़ें इसमें स्किप भी कर देते हैं, क्योंकि उन वाले सेटों में मैंने बताई हैं। ये क्वेश्चन कोई मैंने अपने अलग से नहीं बनाए हैं, जो आज से लेकर 20 साल तक पेपर में क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने बनाया है और इसमें मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन आपके लिए सोने के समान है। बहुत ही अच्छे से के क्वेश्चन को अपने जहन में उतारिएगा। इस लॉकडाउन का सदुपयोग कीजिएगा, इसकी फेयर बनाइएगा। अगर मैं आपको जो चीज़ यहाँ पर मोबाइल पे या लैपटॉप पे आपके 25 मिनट में पढ़ा दूंगा, उसको आप 1 घंटे में कैलकुलेट कर पाओगे? ये चीज़ मैं जानता हूँ। एक वीडियो को शूट करने में 3 से 4 घंटा समय लगता है, उसको टाइप करवाना, उसको रीचेक करना, फिर उसको बनवाना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 कोणीय वेग की इकाई पूछी गई, रेडियन प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा रेडियन प्रति सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है कोणीय वेग की विमा क्या होती है? तो ये कोणीय वेग की विमा पूछ ली जाए तो
कौड़ी वेग की विमा यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ से इसे समझा दे, रेडियन प्रति सेकेंड है, रेडियन विमा इन होता है और सेकेंड का हो जाएगा टी इनवर्स। तो ये टी इनवर्स आप ध्यान रखें ओनली, ये तो फजूल का लगा है, एम की पावर जीरो एल की पावर जीरो टी इनवर्स, इनका दोनों का मान एक होता है, विमा यून होते हैं, लेकिन वो MLT फॉर्म होता है, उस फॉर्म के मुताबिक ऐसे लिख दिया जीरो जीरो लगा के। इसको बराबर ब्रैकेट में बंद करना चाहो तो बंद भी कर दो, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं आया। त्वरण, त्वरण की इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी मैंने बताई थी पहले क्वेश्चन में। त्वरण की इकाई क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 19 का सी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? ये क्वेश्चन रेडीमेड है, इस क्वेश्चन को आप दिमाग में रखें। 3.26 होता है। कितने होते हैं? 3.26 होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 21 आपके सामने लिखा हुआ है कि परमदाब है। परमदाब क्या है? इसको आप डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रखें, गेज दाब प्लस वन बार। परमदाब को कहते हैं गेज दाब प्लस वन बार। ठीक है, ये एनालिसिस आप देख लेते रहना। एक फेमेटो बराबर होता है, 22 का आंसर यहाँ पर दोस्तों बी हो जाएगा, 10 की घात -15, यानी कि 10 टू द पावर -15 पावर मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया टेम्परेचर का मात्रक, SI मात्रक क्या? SI बोलेगा तो MKS पद्धति में मात्रक पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 23 का दोस्तों यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा, केल्विन। क्या आंसर सही हो जाएगा? केल्विन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25, ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में नापी जाती है? मतलब जो ध्वनि की तीव्रता होती है दोस्तों, वो किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता डेसीबल में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? डेसीबल में मापी जाती है। और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है, और शक्ति का मात्रक दोस्तों वाट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको, चारों ऑप्शनों का एनालिसिस। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? 25 का क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, कैंडला होता है। क्या होता है? कैंडला। ज्योति तीव्रता एक मूल राशि है, और मूल राशियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 7 होती है। ये चीज़ भी ध्यान आपको रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26, ध्वनि की पिच, मतलब जो तीक्ष्णता का निर्धारण होता है, ध्वनि की पिच यानी कि तीक्ष्णता का निर्धारण किससे होता है? ये फ्रिक्वेंसी से होता है, आवृत्ति से होता है। किससे होता है दोस्तों? आवृत्ति से होता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। और निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है? यहाँ पर अल्फा बीटा गामा किरणें दी गई हैं और वेदन क्षमता के बारे में पूछा गया है। तो ये गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। देखिए वेदन क्षमता की ये क्रम होता है, नोट कर लीजिएगा। अल्फा के बाद थोड़ी ज़्यादा होती बीटा की, और बीटा के बाद थोड़ी ज़्यादा होती गामा की। अगर हम कहें सबसे कम किसकी होती तो अल्फा आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक पूछें तो गामा आंसर हो जाएगा। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सबसे पहले रेडियोएक्टिव पदार्थ को किसने देखा था? वो हेनरी बैक्यूरेल ने देखा था। अच्छा, एक क्वेश्चन और इससे बन जाता है कि अगर कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ यहाँ पर भरा हुआ है, वो निकल रहा है, कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ भरा हुआ है, वो निकल रहा है, बार बार फ्यूज हो रहा है, तो इसमें से नंबर ऑफ रेस कौन से ज़्यादा निकलेंगे? तो वहाँ पर गामा ही किरणें, गामा रेस ज़्यादा निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? क्योंकि एक अल्फ़ा के साथ एक गामा जाएगा, एक बीटा के साथ एक गामा जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ रेस गामा ज़्यादा हो जाएंगे। एक दूसरी बात, अल्फा किरण धनावेशित होती है, इसको प्रोटॉन की संज्ञा दे सकते हैं। बीटा किरण नेगेटिव होती है, इसे इलेक्ट्रॉन की संज्ञा दे सकते हैं दोस्तों। और गामा किरण उदासीन होती है, इसको न्यूट्रॉन की संज्ञा दे सकते हैं। आप पीछे वाले सारे टेस्ट देखिए, इसमें हमने हैलोजनों में भी बताया है कौन सा ऐसा तत्व होता है कि जो रेडियो एक्टिव होता है, एस्टेटिन होता है 85। ये क्यों होता है, इसकी क्या वजह है? तो सभी टेस्ट आप शुरू से देखिए, बहुत ही अच्छे से इस पर एनालिसिस हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ईबी ऐसे लिखा रहता है 1 EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों किसका मात्रक है? 28 का जो आंसर सही होने वाला है ये डी सही हो जाएगा, ऊर्जा का। किसका मात्रक? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों ऊर्जा का मात्रक। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने, विद्युत धारा की इकाई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ये वोल्ट एक तरीके का मतलब यूनिट नापने का काम करता है। तो विद्युत धारा कैसी राशि होती है? विद्युत धारा अदिश राशि होती है। इस चीज़ आपको ध्यान रखना है। कुछ किताबों में गलत लिखा मिल जाता है सदिश राशि, लेकिन सदिश नहीं होती, अदिश होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। हेनरी इकाई है। हेनरी किसकी इकाई है? क्वेश्चन नंबर 30 आपकी नज़रों के सामने आ चुका है। हेनरी दोस्तों प्रेरकत्व की इकाई है। किसकी इकाई है? प्रेरकत्व की इकाई है। और चुंबकीय क्षेत्र का इकाई होती है फ्लक्स की। विद्युत धारिता यानी कि सी से
डिनोट करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR होता है, ये ओम का नियम। अच्छा, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक क्या? 31 का आंसर हो जाए कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? रसायन के उद्योग में कौन सा मूल रसायन माना जाता है? तो यहाँ पर अम्लों का राजा जिसको कहते हैं H2SO4 को, H2SO4 को किंग ऑफ एसिड कहते हैं, इसको अम्लों का राजा कहते हैं। इसी को रसायन उद्योग में मूल रसायन माना जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब अम्लों की राजा की बात आई तो आपके दिमाग में आना चाहिए 3 भाग HCl के 1 भाग HNO3 का मिलाने से, 3 भाग HCl के 1 भाग HNO3 का मिलाने से आपस में जो मिश्रण बनता है उसको कहते हैं अम्लराज। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? अम्लराज कहते हैं, यानी कि एक्वा रेजिया। फिर से सुनिए, अम्लों का राजा का सूत्र होता है H2SO4 किंग ऑफ एसिड। इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं H2SO4 को। दूसरी चीज आपको दोस्तों ध्यान रहनी चाहिए कि 3 भाग HCl के और 1 भाग HNO3 का आपस में मिलाने से जो सॉल्यूशन बनता है उसे अम्लराज कहते हैं। और HCl का निर्माण मनुष्य के आमाशय में होता है। एक स्पेशल बात भी दोस्तों मेरे साथ आप जाने रहिए। और दूसरी बात भी जाने रहिए, जब कोल्ड ड्रिंक्स या कोको कोला की बोतल को खोलते हैं तो उसमें कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। कार्बनिक अम्ल वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके कौन सी गैस बनाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है सर। कौन सी गैस बनाता है सर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इस चीज़ का भी आपको बहुत अच्छे से नॉलेज रखना है। अगला क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंट वाला, विटामिन। विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था। कुछ किताबें गलत लिखती हैं लेकिन आप गलत नहीं हो सकते हो। विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था और विटामिन की खोज NI लूनिन ने की है। विटामिन शब्द का प्रयोग तो फंक ने किया दोस्त मेरे, और विटामिन की खोज NI लूनिन ने की है। इसी प्रकार विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा गया है। विटामिन के का रासायनिक नाम के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, रथ एक टाफी। इस तरीके से रथ एक टा और फी। तो देखिए ABCDE तो देखिए ए से मतलब रेटनाल, विटामिन ए का हो गया रेटनाल, बी का हो गया थायमीन, और सी का हो गया एस्कर्बिक अम्ल, डी का हो गया कैल्सीफेराल, ई का हो गया टेकोफेराल, और एफ का हो गया फासे। देख लो कौन है इसमें लिखा हुआ ऑप्शन में, देखो ये लिखा है फ्लोकिनोन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये विटामिन का हो गया। विटामिन एच का बायोटीन होता है, विटामिन एच का बायोटीन होता है, जो पुलिस के पेपर में TCS पूछ भी चुका है। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कास्टिक सोडा का दोस्तों रासायनिक सूत्र पूछा गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको कई पेपरों में बता चुका हूँ, टेस्टों में। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH। एक पॉइंट और आता है दोस्तों सोडा लाइम, एक पॉइंट और आता है सोडा लाइम। तो सोडा लाइम किसे कहते हैं? जब कास्टिक सोडा के साथ CaO मिला लिया जाता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना, तो वो मिश्रण क्या कहलाता है? वो सोडा लाइम कहलाता है। एक बार आपने क्लास 10 में पढ़ा होता है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो क्या निकलता है? तो सोडियम कार्बोनेट और मेथेन गैस निकल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा आपको बता देते हैं, सोडा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है सोडा? 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है धावन सोडा, दूसरा होता है कास्टिक सोडा, और तीसरा यहाँ पर ले रहा हूँ मैं बेकिंग सोडा। धावन सोडा को ही दोस्तों Na2CO3 कहा जाता है। धावन सोडा को क्या कहा जाता है? Na2CO3 कहा जाता है। और कास्टिक सोडा यानी कि CO मिला दें तो ये सोडा लाइम हो जाता है। और बेकिंग सोडा का मतलब होता है कि खाने वाला सोडा होता है। इसका सूत्र होता है Na2CO3, इसका सूत्र होता है NaOH यानी कास्टिक सोडा, और बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। तो सोडा के लिए आप इस पॉइंट को जाने रहिए, सोडा के लिए आप इस पॉइंट को जाने रहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें देखिए पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 35, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, छोटा बढ़िया। पॉलीटेक्निक कैसे एग्जाम में आते थे पहले। 35 का जल का सूत्र क्या है? जल का सूत्र है H2O। अगर आपसे कहें भारी जल का सूत्र क्या, तो ये है DTO। और M2O का कोई मतलब नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी कोई सूत्र नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, ये तो लिखा है CTO, तो इसको पढ़ेंगे डाई कार्बन ऑक्सीजन, डाई कार्बन ऑक्सीजन पढ़ेंगे। अच्छा, जल का अणु भार होता है 16,
भारी जल का अणुभार होता है 20। साधारण जल का पीएच मान 7 होता है। सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल बताया गया। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग करते हैं न्यूट्रॉनों की विबंधक गति को रोकने के लिए। भारी जल की खोज यूरे बॉसबर्न और मार्फी ने की थी। 6000 भागों में एक भाग भारी जल का पाया जाता है। भारी जल से बीजों के अंकुरण रुक जाते हैं। नहाने से फफोले पड़ जाते हैं शरीर में भारी जल से। निम्न यंत्र में विद्युत धारा का मापन करते हैं। किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? 36 का हो जाएगा डी, एमीटर से। किससे करते हैं? एमीटर से करते हैं। कंप्यूटर से नहीं, वोल्ट मीटर से नहीं, एनीमोमीटर से नहीं, एमीटर से करते हैं। 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, लास्ट तक देखिए मेरे साथ में, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। डायनमो परिवर्तित करता है दोस्तों, डायनमो किस में परिवर्तित करता है? ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा चुका हूँ। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो नोट कर लो, दिमाग में सेट कर लो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। ट्रांसफार्मर किसके प्रयोग में आते हैं? 38 का आंसर बी हो जाएगा, केबल अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि एसी पर्पथ में एसी सर्किट में ये प्रयोग में आते हैं ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन के मुताबिक, ऑप्शनों के मुताबिक, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? जो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापती है, ऐसे उपकरण को क्या कहते हैं? ऐसे उपकरण को एक्टियोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। आपके लिए 2 ही जरूरी थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर देखिए 40, निम्न में से कौन सी मैग्नीफाइंग गिलास की भांति प्रयुक्त होता है? कौन सा दोस्तों प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 40, अभिसारी लेंस होता है। 2 लेंस होते हैं, एक अपसारी लेंस होता है, एक अभिसारी लेंस होता है। ठीक है, तो अभिसारी लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है, प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम दोस्तों रोमर ने मापा था। किसने मापा था? रोमर ने मापा था। और न्यूटन ने गति के नियम दिए थे 3। गैलीलियो ने सबसे पहले बताया था प्रक्षेपपथ पर वलयाकार। कोपरनिकस ने भी पिंडों के संबंध में कुछ नियम दिए थे, वो आपके लिए मैंने बता दिए कुछ टेस्टों में, पीछे उसको देखते रहिए। अब देखिए सबसे ज़रूरी बात, ध्यान से 1 मिनट और जुड़े रहिए। हमारी जो दोस्तों ऑफलाइन कोचिंग है वो विकास कंपटीशन फफूंद में चलती है। हमारी ये कॉन्टैक्ट नंबर है और हमारे यहाँ इतने सारे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। और दोस्तों ध्यान दीजिए, आप कहीं पे भी, चाहे यूट्यूब में, चाहे टेलीग्राम में, चाहे फेसबुक पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, आप क्या करेंगे? ग्रोथ कंपटीशन को सर्च करेंगे, आपको इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आप यूट्यूब चैनल को तुरंत क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करके वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, और अच्छा नहीं लगेगा तो उसको डिसलाइक भी कर देना। और वीडियो अच्छा लगे शेयर करना, और जैसा आपको उचित कमेंट लगे वो कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, अच्छा चलिए, ये बात हमारा ये कोचिंग का एड्रेस रहा। और दूसरी बात भी ध्यान रखिए, देखिए दोस्तों, दूसरी बात ये है कि आप YouTube में जाएंगे और हमारे चैनल को जब रेड बटन को प्रेस कर देंगे तो ऐसे लिख के आएगा सब्सक्राइब्ड है। जब बगल में बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो बेल आइकन इस तरीके का इंटरफेस बन के आ जाएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और YouTube में दोस्तों ध्यान दीजिए, YouTube में देखिए ये क्या लिखा है, YouTube में ग्रोथ कंपटीशन 2020 चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। YouTube में ग्रोथ कंपटीशन 2020 चैनल को दोस्तों आज ही सब्सक्राइब करें। तो YouTube में अगर आपने 2020 कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आज ही सब्सक्राइब करें। और अपना ख्याल रखिए। हमारी और आपकी अगली मुलाकात होती है SMT नंबर 15 में। SMT नंबर 15 में हमारी और आपकी अगली मुलाकात होती है। ये मैंने 41 क्वेश्चनों का एनालिसिस कराई है।